हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10th के आज फिज़िक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले करके रखे हैं। अच्छा, हम आपको शुरुआत में एक बात बताना चाहते हैं कि जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर से करा रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें आईसीएसई का, तो आईसीएसई पहले तो क्वेश्चन पेपर देता है, पहले सैम्पल पेपर देता है और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपका जो सैम्पल पेपर है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके जा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग अगर आप देखें 80 आउट ऑफ 60 मार्क्स आप इजीली गेन कर लेंगे अगर आप सैम्पल पेपर का सही एनालिसिस करके जाते हैं। तो चलिए, हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जैसे कि इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, ये हम आपको टेलीग्राम पे इसका फ़ोटो सेंड कर देंगे, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस, है ना। चलिए, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट इज़। मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मूवमेंट इन द मूवमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है भाई, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट मीन्स न्यूटन मीटर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। क्लियर? चलिए, अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, ये सारे 1 मार्क्स के हैं, एमसीक्यूज। क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताइए। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे कि एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए हो गई, है ना, एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए हो गई। तो फाइनल, इनिशियल से फाइनल जाने पे जो भी होगा वो क्या होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले 20 थी, अब जा करके 60 हो गई है। तो जो हमने गेन कितना किया है? 40 का हमने गेन किया है। अच्छा देखिए, फाइनल के लिए हम लोग लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल के लिए लिखते हैं हाफ एम यू स्क्वायर। आप लोग बस कनेक्ट करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा बाकी। और एक चीज़ और भी कहेंगे, अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और हम वैसे ही बता रहे हैं जैसे कोई आपको 1 to 1 सामने से आकर के बता रहा है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप अपने क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। क्लियर? और प्लस जितने भी हम क्वेश्चंस कराए दे रहे हैं आपको, डेफिनेटली उनसे जो है क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला एग्जाम में। हाँ, उसी तरह से आएगा, बट क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा, बात अलग है। टॉपिक उसी से आएगा, उसी तरह से आएगा, वैल्यूज चेंज होने वाली हैं, बस इतना होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर से मैं बोल रहा हूँ। चलिए खैर, वो सब बात की बात है। यहाँ पे हाफ एम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर था इस क्वेश्चन का क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और शायद इसी तरीके से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। ये तो सैम्पल पेपर है 2023 का, है ना, जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। एग्जाम में भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसी तरह से पूछा था, इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड, है ना, वर्क एनर्जी कुछ थ्योरम करके। चलिए खैर, जब आएगा क्वेश्चन तब आपको बता देंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन है, द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन एन ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। जब भी हमारा पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो उसका जो है क्या एनर्जी का क्या कन्वर्जन होता है। तो देखिएगा ज़रा, ये हमारा रह गया, हो गया पेंडुलम, हो गया ना पेंडुलम। अच्छा देखिए, ये मीन पोजीशन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है, बोलो भाई। चलो, यहाँ पर हम चले गए एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो होगा क्या? एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा एक बात बताओ, सभी लोग एक बात बताएंगे कि मीन पोजीशन पर यहाँ पर जब ये इसने एच हाइट गेन कर लिया है ना, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो इट मीन्स, और काइनेटिक यहाँ पर मिनिमम हो जाता है ना। तो होता क्या है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए जब हम एक्सट्रीम से मीन पर आते हैं तो क्या होता है।
तो आप बता दीजिएगा कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। अब सवाल को थोड़ा सा और टेढ़ा कर सकता है, यहाँ पर टेढ़ा इन द सेंस पूछ सकता है, बताइए काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम कहाँ पर मैक्सिमम होती है ना। तो आप लोग बताएंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। क्लियर, अभी हमने आपको बताया था। और अगर पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो आप बताएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्लियर, या इसी को सवाल को थोड़ा सा और टेढ़ा कर दे, सवाल को बोल सकता है बताइए काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर जीरो हो जाती है या फिर नेग्लेजिबल हो जाती है। तो आप बताएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, एक तरीके से जीरो या नेग्लेजिबल या मिनिमम हो जाती है। क्लियर हुआ। तो सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, सवाल एक है, पूछने के तरीके कई सारे हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम से डिटेल में अंदर जा करके उसके पढ़ें। क्लियर, चलिए खैर तमाम बातें हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा रेडिएशन है, 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं, आपको पता है भाई, पता है तो देख लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना। तो जो हमारा अल्फा रेडिएशन होता है उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर, वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फा की क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लेस होती है। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल को ये एक पेपर जो है वो भी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है बीटा की। किसकी होती है, बीटा की नहीं, गामा की। किसकी होती है, गामा की। क्लियर, हाइयर इसकी होती है। अगर पेनिट्रेटिंग, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए अरेंज करिए पेनिट्रेटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो ऐसे करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से। चलिए खैर ये सवाल भी हो गया। अगला देखिए जरा, यहाँ पर इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हेन 7 स्पेक्ट्रल कलर पासिस थ्रू अ ग्लास ब्लॉक फ्रॉम एयर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि जब भी कोई एक स्पेक्ट्रल कलर पास होता है किसी ग्लास ब्लॉक से, है ना, फ्रॉम एयर से, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम आपको स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट है पहला, इन द ग्लास ब्लॉक स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन येलो लाइट, है ना। ब्लू लाइट का स्पीड है ना येलो लाइट से क्या है, ज़्यादा है। स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन येलो लाइट। चलिए देखिएगा, विवग्योर यहाँ पे लिख देते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान से समझिए, तभी समझ आएगा, है ना। समझिएगा, पहला इन्होंने ये बोला है। दूसरा इन्होंने बोला है इन द ग्लास ब्लॉक स्पीड ऑफ ग्रीन लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ऑरेंज लाइट। जो ग्रीन लाइट का स्पीड है वो ऑरेंज लाइट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन्होंने बोला है। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, ग्लास ब्लॉक इन द ग्लास ब्लॉक स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रेड लाइट। तो ग्लास ब्लॉक में स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रेड लाइट। चलिए अगला है, इन द ग्लास ब्लॉक स्पीड ऑफ ऑरेंज लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ इंडिगो लाइट, है ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ऑरेंज लाइट का जो स्पीड है किससे ज़्यादा है, इंडिगो लाइट से। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो होती है रेड की, है ना। रेड की सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड्स होने लगती हैं। तो एक तरीके से सबसे कम स्पीड हुआ वायलेट का, फिर उसके बाद हुआ इंडिगो का, फिर उसके बाद हुआ ब्लू का, फिर उसके बाद हुआ ग्रीन का, फिर उसके बाद हुआ येलो का, और फिर उसके बाद हुआ ऑरेंज का। तो इट मीन्स अगर कोई भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई, रेड की होगी, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। अब देखिए, ग्रीन क्या है, ऊपर लाई कर रहा है, येलो क्या है, नीचे लाई कर रहा है। अगर स्पीड ऑफ लाइट के मामले में देखें तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। बात समझ आई।
तो इसी वजह से हमारा जो सही आंसर है, ऑरेंज की हमारी लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है किससे, इंडिगो से। क्लियर हुआ ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ लोग इसको लर्न करने लग जाते हैं, देखिए लर्न मत करिए, आप समझिए। अभी फिलहाल तो हम आपको समझा रहे हैं, जब आपको टॉपिक भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा आप नीचे बोलेंगे कि नहीं सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर हो सकता है इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस बार, है ना, तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। फिर से ध्यान रखिए, हो सकता है इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दे आपको, हो सकता है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कोई एक क्वेश्चन बना के दे दे। क्लियर ना, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा देखिए, अब जैसे कि दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर स्पीड ऑफ लाइट इसका कैसे ज़्यादा होता है, तो देखिए ज़रा, आप देखते होंगे कि हमारा जो रेड लाइट होता है ना, रेड लाइट सबसे कम डेविएट होता है। जैसे अगर हम प्रिज्म से एक लाइट को निकालें तो रेड लाइट जो होता है सबसे कम डेविएट होता है। रीज़न यही होता है क्योंकि उसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। क्लियर हुआ ना। और अगर हम वॉयलेट का बात करें तो वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है ना। यही एकमात्र रीज़न है कि हमारा रेड लाइट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, ऑरेंज लाइट का जो हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, इंडिगो लाइट से। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द रिफ्रैक्शन नॉट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 3-4 डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, कोशिश करिएगा देखने का, बाकी तो जो है हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3-4 डायग्राम्स दिए गए हैं, कोशिश करिए इसको देखने का, है ना, बाकी इसका फोटो सेंड कर देंगे। तो अब जो पहला डायग्राम है उसमें एक लाइट 2f से जा रही है और वो पैरेलल हो जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। बाकी एक लाइट फोकस से जा रही है और वो जो है ना, इस तरीके से क्या हो रही है, कन्वर्स हो रही है ना। फिर इन्होंने क्या किया है, डाइवर्स हो रही, सॉरी। फिर अगला जो है कॉन्वेक्स लेंस है और वहां पर क्या हो रही है, लाइट फोकस से जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, बिल्कुल एकदम से सीधी चली जा रही है। तो यहाँ पर सारी बातें, सारे स्टेटमेंट सही हैं। जो पहला स्टेटमेंट है अगर उसमें आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कभी भी 2f से जा करके ये क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। ये जो फोकस वाला इन्होंने दिया है ये वाला बात सही है ना, ये वाली भी बात सही है, ये वाली भी बात सही है, बट कभी भी 2f से जा करके ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा है ना, कुछ भी करेंगे समझाने के लिए। चलिए खैर समझ आ रहा होगा आई थिंक। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इनेबल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। अगर कभी भी 2 इंटेंसिटी के, है ना, बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन 2 साउंड्स डिफरेंट इंटेंसिटी इज, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहा है लाउडनेस की, क्योंकि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। बात समझ आई। चलिए भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी इज लाउडनेस। इसका आंसर क्या होगा, लाउडनेस होगा। चलिए भाई, आप लोग जो है देखिएगा, बुक मोस्टली जो है लोग सलीना यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें देखिएगा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक सवाल है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग मतलब बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है ये सवाल। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ए एंड वेवलेंथ वी, है ना। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये देखिए ज़रा, ये सवाल है, ये एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया और ये डायग्राम यहाँ पर हमको गिवन है, समझिएगा इस बात को, है ना, देखिएगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे 1 2 2.5, एक तरीके से इसने 5/2 मूव किया है और इसने लैम्डा मूव किया है ना, केवल एक वेवलेंथ जनरेट करिए। अब जब हम इनका रेशियो करेंगे तो 5/2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2 उधर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5:2। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या पता आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई आ जाए और आप लोग कंफ्यूज होते रहें, है ना। दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा ना। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। तो अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन एक तरीके से ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने। ये IV ग्राफ इन्होंने दे रखा है, ठीक है, और हमको जो है 3 स्लोप्स बना करके दे दिए हैं। नंबर 1 ये है
इसमें θ1, ये θ2 है और ये θ3 है। अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा थीटा किसका है, θ3 सबसे ज़्यादा है, θ2 उसके बाद है, फिर θ1 है। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर जिसका थीटा सबसे ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे रेजिस्टेंस कम होने वाला है किसका, आर ए का, है ना, क्योंकि थीटा किसका सबसे ज़्यादा है, आर ए वाले, ए वाले का सबसे ज़्यादा, ए स्लोप का सबसे ज़्यादा क्या है, थीटा है। और स्लोप जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। इस बात को ध्यान रख लें। और हमेशा वो स्लोप कहाँ से बनेगा, वी के कॉन्टेक्स्ट से बनेगा, है ना। और कई बार जो है ये आई वी ग्राफ है और कई बार जो है वी आई ग्राफ दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा स्लोप कंसीडर करेंगे वी के कॉन्टेक्स्ट से। क्लियर ना। तो जैसे यहाँ से ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। तो जितना ज़्यादा थीटा होता जाएगा स्लोप उतना स्लोप बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। इट मीन्स स्लोप अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है, अगर रेजिस्टेंस कम है, अब जैसे यहाँ पे एक और बात बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। रेजिस्टेंस अगर कम है, जैसे मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस उससे कम है, इससे ज़्यादा है, और इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सबसे हाई है और इसका रेजिस्टेंस सबसे लो है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि हाई वाला जो है रेजिस्टेंस जब हाई है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये सीरीज़ में ऐड होगा, किस में होगा, सीरीज़ में। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी क्या होगा भाई, अगर रेजिस्टेंस लो है तो इसका टेम्परेचर भी लो होगा और ये सीरीज़ में ना होकर के पैरेलल में ऐड होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर से ध्यान रखिए, आप लोग पहले स्लोप देखेंगे, स्लोप अगर ज़्यादा है इट मीन्स थीटा अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और स्लोप किसके कॉन्टेक्स्ट से लेंगे, वी के कॉन्टेक्स्ट से लेंगे। वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, आई स्टैंड्स फॉर करंट। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या है भाई, हाँ आर ए। अब इसको जो है हम अरेंज करेंगे, जैसे हमने ये अरेंज किया है, ये आर ए रेजिस्टेंस ए वाले के लिए, ये बी वाले के लिए और ये सी वाले के लिए। मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा होगा, सी वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब ये हमारा किस में ऐड है, सी वाला सीरीज़ में ऐड है ना। और ये हमारा किस में ऐड है, किस में ऐड है भाई, ये हमारा पैरेलल में ऐड है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा है, कम है। क्लियर। दूसरा बात, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। बात समझ आई, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, कम है। समझ आ गई होगी बात, आई होप आपको, है ना। ज़्यादा ही समझा दिया मुझे लगता है। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन आते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोड ऑफ 3 वायर लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। अब देखिए, लाइव वायर जो होता है, अगर हम लाइव वायर की बात करें तो ब्राउन से कनेक्ट होता है, न्यूट्रल की बात करें वो ब्लू से कनेक्ट होता है, और अगर हम अर्थिंग की बात करें तो वो येलो से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, येलो से कनेक्ट होता है। तो चलिए देख लीजिए क्या हो गया भाई। लाइव स्टैंड्स फॉर ब्राउन, फिर ब्लू, और हमारा ये येलो, ये हो गया। और ये जो है हमारा क्या है, अर्थ के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, न्यूट्रल वायर के लिए है। चलिए खैर, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं। इसी तरीके से कलर कोडिंग से कोई ओल्ड सिस्टम में पूछ सकता है, न्यू सिस्टम करके पूछ सकता है। तो आप लोग कलर कोडिंग को भी अपना अच्छा कर लीजिए। क्लियर। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर सवालों को। देखिए क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग करंट is placed in a magnetic field perpendicular to the direction of force experienced can be found out using। तो हम लोग जो है, जब भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंडक्टर करंट क्या है, कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड फोर्स एक्सपीरियंस। तो देखिए क्या होता है, एफ वी आई होता है। तो एफ वी आई, ठीक है, 3 होते हैं ये डायरेक्शंस। इनको जो है बताने के लिए कौन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग बोलिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हम और भी अच्छे से चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए ठीक है, बाकी हम आपको अभी तो वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर किस तरीके से बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, जो लेटेंट हीट होती है, इसमें पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड, एक सेकेंड रुकिएगा।